आइए आज आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शुरू करते हैं। भारत में अनेक भौतिक विविधताएं हैं और इसमें पृथ्वी के सभी प्रमुख भौतिक विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, प्लेट्यू और द्वीप शामिल है। जहां दक्षिण भारत की पेनिनसुलर प्लेट्यू को पृथ्वी के सबसे पुराने सतहों में से एक माना जाता है। हिमालय और उत्तरी मैदानों को पृथ्वी के सबसे नवीनतम भू आकृतियों में गिना जाता है। जहां उत्तरी मैदान अलुवियल डिपोजिट्स से बने हैं, वहां दक्षिणी पेनिनसुलर प्लेट्यू इग्नियस और मेटामॉर्फिक पत्थरों से बना है। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। भारत के विभिन्न भौतिक भू आकृतियों को हम 6 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला, हिमालय पर्वत। दूसरा, उत्तरी मैदान या नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। चौथा, रेगिस्तान। पांचवा, तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स। छठा, द्वीप। आइए एक एक करके सभी के बारे में गहराई से जानते हैं। हिमालय पर्वत, ये युवा वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन्स भारत के उत्तरी सीमाओं पर फैले हुए हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु या इंडस से ब्रह्मपुत्र तक एक वक्र या आर्क के रूप में 2400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे उबड़ खाबड़ पर्वतों में से एक है, जिसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। हिमालय 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बनता है। पहला, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को ग्रेट या इनर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। सबसे प्रमुख और उच्चतम हिमालयी चोटियां इसी श्रेणी में स्थित हैं। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और इसके मूल में ग्रेनाइट है। इस श्रेणी में पर्वतों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। दूसरा, हिमाद्री की दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे उबड़ खाबड़ पर्वत प्रणाली बनाते हैं और इन्हें लेसर हिमालय या हिमांचल के नाम से जाना जाता है। ये अधिकतर अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित चट्टानों से, या दूसरी भाषा में कहे तो हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बने हैं। इस श्रेणी में पर्वतों की औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक होती है। ये पर्वत श्रृंखला अपने हिल स्टेशंस के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, सबसे बाहरी श्रेणी को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। ये श्रेणियां मुख्य रूप से मुख्य हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए असंगठित तत्वों से बनी है। यहाँ की घाटियां मुख्य तौर पे कंकड़ पत्थर और अलुवियम से ढके हुए हैं। हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लॉन्गिट्यूडनल घाटियां या वैलीज को दून के रूप में जाना जाता है, जिसमें से लोकप्रिय उदाहरणों में देहरादून, कोटलीडून और पतलीडून शामिल है। अगर हिमालय पर्वतमाला को पश्चिम से पूर्व तक क्षेत्रों के आधार पर नदियों की घाटियों द्वारा विभाजित किया जाए तो ये 4 भाग में विभाजित होते हैं। इंडस और सतलुज के बीच का क्षेत्र, जिसे पंजाब हिमालय या कश्मीर और हिमाचल हिमालय कहा जाता है। सतलुज और काली के बीच का क्षेत्र, जिसे कुमाऊन हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र, जिसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच का क्षेत्र, जिसे आसाम हिमालय कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा के रूप में जाना जाता है। दिहांग कंठ या गोर्ज के बाद हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा को ढकता है।
इसे ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल 4 भागों में विभाजित होते हैं। पहला पटकाई हिल्स, दूसरा नागा हिल्स, तीसरा मणिपुर हिल्स और चौथा मिजो हिल्स। ये पहाड़ियां ज्यादातर सैंडस्टोन से बने हैं जो सेडिमेंटरी पत्थर होते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तरी मैदानों का निर्माण 3 नदियों के मेल से हुआ है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये ज्यादा तौर पर अलुवियल मिट्टी से बने हैं जो नदियों द्वारा लाखों सालों तक अलुवियम के जमा होने से बनता है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तरी मैदानों से घिरा है जो 2400 किलोमीटर लंबी और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ी है। ये भारत का एक घने आबादी वाला इलाका है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और पानी की उपलब्धता पर्याप्त है, जो इसे भारत का एक कृषि उत्पादक भाग बनाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पश्चिमी भाग या पंजाब के मैदान, दूसरा गंगा के मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र के मैदान। आइए थोड़ा विस्तार से तीनों को देखते हैं। पहला पंजाब के मैदान। ये इंडस और उसके सहायक नदियों से बना है जिसमें झेलम, चेनाब, रवि, बीस और सतलुज शामिल है। इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में शामिल है। गंगा के मैदान। ये घाघर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके और वेस्ट बंगाल शामिल है। ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये उत्तरी मैदानों का सबसे पूर्वी हिस्सा है। इसका ज्यादातर भाग आसाम में स्थित है। हालांकि उत्तरी मैदानों को लोकप्रिय रूप से बिना किसी विविधता वाले समतल भूमि के रूप में माना जाता है, ये एक गलत धारणा है और इसमें विभिन्न ऊंचाई या रिलीफ फीचर्स मौजूद है। विभिन्न रिलीफ फीचर्स में विभिन्नता के अनुसार उत्तरी मैदानों को 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है: भावर, तेराई, भंगार और खंडर। भावर नदियां पहाड़ों से उतरने के बाद एक संकीर्ण बेल्ट जो कि साधारण 8 से 16 किलोमीटर के बीच में होता है, उसमें कंकड़ जमा करते हैं जो शिवालिक के समांतर स्थित है। इस क्षेत्र में सभी जलधाराएं लुप्त हो जाती हैं। तेराई भाबर बेल्ट के दक्षिण में धाराएं और नदियों फिर से उभरते हैं और एक गीला और दलदली इलाका बनाते हैं जिसे तेराई के नाम से जाना जाता है। यह वन्य जीवन से भरा एक घने जंगल वाला क्षेत्र था जिसे कृषि भूमि बनाने और पाकिस्तान से देश के विभाजन के बाद आए प्रवासियों या इमिग्रेंट्स को बसाने के लिए साफ किया गया। बंगार ये उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा हिस्सा है और पुराने अलुवियम से बना है। ये नदियों के बाद वाले क्षेत्र के ऊपर स्थित है और एक टेरास जैसी विशेषता प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में कंकर के नाम से जाने जाने वाला कैल्शियम युक्त भंडार है। खंडर बाढ़ क्षेत्र के अन्य निक्षेपों को खंडर कहा जाता है। ये हर साल नवीनीकृत या रिन्यू होता है जो इन्हें बहुत उपजाऊ और कृषि कार्य के लिए आदर्श बनाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक पेबल जैसे आकृति भूमि है जो गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और खिसकने के से बना है, जिसके कारण इसे पृथ्वी के सबसे पुराने भूभाग का हिस्सा माना जाता है। ये भूभाग पुराने क्रिस्टलाइन, आग्नेय या इग्नियस और रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। आइए दोनों के बारे में और दोनों में फर्क को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और मालवा प्लेट्यू का एक बड़ा हिस्सा इनमें शामिल है। ये
पश्चिम में चौड़ा है और पूरब की ओर संकीर्ण होता चला जाता है। इस प्लेट्यू की पूर्व की ओर विस्तारित भूमि को स्थानीय स्तर पर बुंदेलखंड या बघेलखंड कहा जाता है। डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण की ओर संकीर्ण होता चला जाता है। इसके उत्तरी सीमा में सतपुरा पर्वत श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर पश्चिमी और पूर्वी पर्वत श्रेणी या वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स स्थित है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की एक विशिष्ट विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। ये आग्नेय चट्टानों के समय के साथ नष्ट होने और टूटने से बनता है। अरावली पहाड़ियाँ इसके पश्चिम और दक्षिण पूर्व सीमा पर स्थित है, जो गुजरात से दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद आता है इंडियन डेजर्ट। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ों के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ये एक रेतीला मैदान है जो रेत के टीलों से या यूं कहें तो सैंड ड्यून से ढका हुआ है और यहाँ प्रति वर्ष 150 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जिसे बहुत कम बारिश की मात्रा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पति आवरण बेहद कम मात्रा में उपस्थित होते हैं या बिल्कुल उपस्थित ही नहीं होती है। हालांकि पानी की धाराएं बनती है, वे रेत में विलीन हो जाती है क्योंकि उनके पास समुद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। अर्धचंद्राकार टीले या क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स, जिन्हें बरखन कहा जाता है, इस इलाके के बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य टीले या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भारत पाकिस्तान सीमा के पास अधिक प्रमुख हो जाते हैं। भारतीय रेगिस्तान के बाद आते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान दोनों तरफ से पेनिनसुलर प्लेट्यू के किनारे और पूर्व और पश्चिम तटरेखा के साथ साथ चलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन और मालाबार कोस्ट। पश्चिमी तट संकीर्ण है और पश्चिमी पर्वत श्रेणी या वेस्टर्न घाट्स और अरब सागर या अरेबियन सी के बीच स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान चौड़े और समतल हैं और इन्हें 2 भाग में विभाजित किया जा सकता है: नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा एक बड़े डेल्टा का निर्माण यहाँ होता है। कोस्टल प्लेन्स के बाद आता है आइलैंड्स। देश में द्वीपों की 2 समूह हैं। पहला लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह विभिन्न छोटे कोरल आइलैंड्स का समूह है जो केरला के मालाबार कोस्ट के निकट मौजूद है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप पड़ने से पहले इन्हें लक्काडाइव, मिनिकॉय और आमिनडाइव के नाम से जाना जाता था। ये 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे इलाके में स्थित है और कवरट्टी द्वीप इनका प्रशासनिक मुख्यालय या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। पिट्टी द्वीप जो निर्जन है या जहाँ पे लोग वास नहीं करते हैं, उसमें एक पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में स्थित हैं, वे लक्षद्वीप से बड़े, संख्या में ज्यादा और ज्यादा फैले हुए हैं। द्वीप समूह के कुल 2 भाग हैं: उत्तरी भाग जिसे अंडमान कहा जाता है और दक्षिणी भाग जिसे निकोबार कहा जाता है। ये द्वीप समूह भूमध्य रेखा या इक्वेटर के करीब स्थित हैं और उष्ण जलवायु अनुभव करते हैं, जिसके कारण यहाँ घने जंगलों के साथ साथ विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये द्वीप समूह जलमग्न पहाड़ों का उच्चतम हिस्सा है। बैरन आइलैंड में भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी स्थित है जो
इन्हें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का एक भाग माना जाता है। इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर की समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझने में सहजता हुई होगी। अगले हफ्ते आपके चैप्टर 3 के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू।